हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में गलवान घाटी के बलिदानियों के लिए स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, डीप ओशियन मिशन के लॉन्च की घोषणा किस देश ने की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला क्वेश्चन है, CM राइज स्कूल योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में पुणे शहर पुलिस की एक पहल माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अजित पवार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर से उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री सैलम मंदिर परिसर, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, जलगांव केले की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। जलगांव केला को किस राज्य से GI प्रमाणन प्राप्त हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में बिहार के जर्दालू आम की एक जो खेप है वो किस देश को निर्यात की गई है? तो यूनाइटेड किंगडम को बिहार के जर्दालू आम की एक खेप को निर्यात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में आदिवासी आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन की शुरुआत किसने की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मिथिलेश कुमार, बी है डॉक्टर राम बाबू हरित, सी है अरविंद गौतम और डी है राम नरेश पासवान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम बाबू हरित। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य पद के लिए कुल 15 लोगों को नामित किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण का कार्यकाल 1 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होगा उसके लिए नामित किया गया है। आगरा से डॉक्टर राम बाबू हरित को, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, राम बाबू हरित को अध्यक्ष पद के लिए व शाहजहांपुर से मिथिलेश कुमार को उपाध्यक्ष पद के लिए, साथ ही सोनभद्र से राम नरेश पासवान को उपाध्यक्ष पद के लिए नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में SC/ST आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसी नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, डॉक्टर राम बाबू हरित। और उपाध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मिथिलेश कुमार और सोनभद्र से राम नरेश पासवान को उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों, इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विजय सांपला। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अगर देखा जाए तो कौन है? तो वो है हर्ष चौहान। ये राष्ट्रीय, दोस्तों यहाँ पर ये वर्ड ध्यान रखना है, ये राष्ट्रीय यहाँ पर बात हो रही है। और अभी जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था वो था उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। और अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष देखा जाए तो कौन है? तो ध्यान रखना है, भगवान लाल साहनी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने कुपोषित बच्चों के लिए एक विशेष अभियान चलाए जाने की पहल की है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। प्रदेश में 1 से 5 वर्ष तक के तीव्र अति कुपोषित हुए मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने नई पहल की है। इसके लिए ICDS निदेशालय 1 जुलाई से 31 सितंबर तक विशेष अभियान चलाएगा। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम के नाम से अभियान चलाया जाएगा और इसमें कुपोषित बच्चों के साथ उनकी माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग है उसने एक नई पहल की है कुपोषण के खिलाफ और उसके तहत एक अभियान शुरू किया है। तो उस अभियान का नाम क्या है? तो पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, इस नाम से ये अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत बच्चों के स्वास्थ्य में और साथ ही उनकी माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी जोर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, ये जो अभियान है ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है झांसी, बी है ग्वालियर, सी है शिवपुरी और डी है कानपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई उत्तर भारत में झांसी रियासत की रानी थी। वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 के विद्रोह की प्रमुख हस्तियों में से एक थी। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई का जो बलिदान दिवस है उसके तौर पर इसे मनाया जाता है। तो 18 जून को ये पूरे देश में मनाया गया। और आपको ध्यान रखना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में उनकी समाधि स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उन्हें फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख नाम से पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान द्वारा दिया गया था। यह नाम पाकिस्तान के लाहौर में 200 मीटर की दौड़ में पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराने के कारण दिया गया था। उस समय खालिक को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, जिसने 1958 के एशियाई खेलों में 100 मीटर का स्वर्ण पदक जीता था। 18 जून 2021 को महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय धावक मिल्खा सिंह जिसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है और इनका नाम आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा। तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है 18 जून 2021 को। और दोस्तों ये जो भारतीय धावक हैं मिल्खा सिंह, इनको फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान द्वारा ये नाम उन्हें दिया गया था। और ये नाम उन्हें क्यों दिया गया था? पाकिस्तान के लाहौर में जो 200 मीटर की दौड़ हुई थी उस समय, तो इन्होंने पाकिस्तान की अब्दुल खालिक को उस दौड़ में हराया था। तो इस वजह से इन्हें ये नाम दिया गया था। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये थे मिल्खा सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों अगर मिल्खा सिंह के बारे में देखें तो ये एक भारतीय धावक थे जिन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें उड़न सिख उपनाम दिया गया था और वे भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट में से एक थे। और दोस्तों ये जो है मिल्खा सिंह, ये राजपूत परिवार से थे और उनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मिल्खा सिंह राठौर। और दोस्तों ये जो मिल्खा सिंह थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? गोविंदपुरा पाकिस्तान में। कहाँ पर? गोविंदपुरा पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनसे संबंधित एक बुक भी लिखी गई थी, भाग मिल्खा भाग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भाग मिल्खा
भाग, ये जो है पुस्तक भी इनके नाम पर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 125, बी है 120, सी है 135 और डी है 140। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 135। भारत दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश और दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां देश बन गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 ने बांग्लादेश को 2020 के 98वें स्थान की तुलना में 91वें में स्थान पर रखा है, जिससे यह दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है, जो भूटान और नेपाल के बाद है। विश्व स्तर पर आइसलैंड शांति सूचक सूचकांक में शीर्ष पर था, उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क और पुर्तगाल का स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक GPI शांति के स्तर के अनुसार 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को रैंक करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, तो उसमें जो सबसे शांतिपूर्ण देश माना गया है वो कौन सा रहा है? तो ध्यान रखना है, आइसलैंड ये पहले स्थान पर रहा है और उसके बाद दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। और दोस्तों इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है? तो 135वां स्थान जो है वो इंडिया का रहा है। और ये जो सूचकांक है, ये वैश्विक शांति सूचकांक, ये 163 देशों को इसमें शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय सेना ने किस आयु वर्ग के बीच सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली हैं? ऑप्शन नंबर ए है 15 से 20 वर्ष, बी है 16 से 21 वर्ष, सी है 17 से 22 और डी है 19 से 24। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 16 से 21। पहली बार भारतीय सेना ने सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने पात्र नेपाली महिलाओं को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने की घोषणा जारी की है। मानदंड के अनुसार जिन्होंने 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण की है, जिनकी आयु 16 से 21 वर्ष के बीच है या जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ है, वह आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली हैं और उसके लिए जो उम्र सीमा है वो कितनी रखी गई है? तो 16 से 21 वर्ष के बीच में जो है इसकी उम्र सीमा रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयर बुक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के पास अनुमानित 13,080 वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए है रूस और अमेरिका, बी है रूस और चीन, सी है भारत और अमेरिका और डी है अमेरिका और चीन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रूस और अमेरिका। जनवरी 2021 तक चीन, पाकिस्तान और भारत के पास क्रमशः 350, 165 और 156 परमाणु हथियार हैं और तीनों देश अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक अध्ययन में यह जानकारी दी। इसके आकलन के अनुसार रूस और अमेरिका के पास अनुमानित 13,080 वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने ये जानकारी दी है कि वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा जो है वो दो देशों के पास है। कौन कौन से? रूस और अमेरिका। और दोस्तों अगर भारत में देखा जाए तो भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो 156 भारत के पास हैं। चीन के पास कितने हैं? तो 350 चीन के पास परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास हैं 165। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा में स्वर्ण किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए है अनीसा सैयद, बी है रुबीना फ्रांसिस, सी है काजल सैनी और डी है तेजस्विनी सावंती। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रुबीना फ्रांसिस। मध्य प्रदेश की निशानेबाजी रुबीना फ्रांसिस ने 16 जून 2021 को पेरू में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा स्वर्ण पदक जीता। रुबीना ने 238.1 अंक बनाए और 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में तुर्की की आयसैगुल पहलीवन के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा।
उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पैरालंपिक कोटा भी प्राप्त किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की जो निशानेबाज हैं रूबीना फ्रांसिस, उन्होंने 16 जून 2021 को जो पेरू में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों इसके साथ ही इन्होंने किसके विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो तुर्की की आयसेगुल पहलीवल के विश्व रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोरेट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी है नई दिल्ली, सी है चेन्नई और डी है पुणे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुणे। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने पुणे में भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोरेट का उद्घाटन किया। इसके अनुसार सालाना 7000 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का अनुमान है। टाटा पावर द्वारा लगाया गया 6.2 मेगावाट का सौर कारपोरेट प्रतिवर्ष 86.4 लाख किलोवाट बिजली पैदा करेगा और अनुमान है कि यह सालाना 7000 टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। यहाँ पर दोस्तों कम है, कम करेगा और इसके जीवन चक्र में 1.6 लाख टन कार्बन कम करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने पुणे में भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोरेट का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में सरकार ने आशीष चांदोरकर को 3 साल के लिए निम्न में से किसके भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है WTO, बी है यूनिसेफ, सी है WHO और डी है यूनेस्को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, WTO। सरकार ने आशीष चांदोरकर को 3 साल के लिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है। मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चांदोरकर बेंगलुरु स्थित नीति थिंक टैंक समही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। भारत 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आशीष चांदोरकर को 3 साल के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों विश्व व्यापार संगठन है क्या? तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाता है। और जो WTO है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 20 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस की। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में जारी भारत के एनीमिया मुक्त सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, मध्य प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश तोमर, बी है जसवंत सैनी, सी है हीरा ठाकुर और डी है विवेक कुमार। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।